जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MS इंग्लिश में। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट जनवरी 2024 के लिए एसएसटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें हमने प्रीवियस क्वेश्चन उठाए हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे सेशन आप सभी ने देखे होंगे, लेकिन आज हमने इस वीडियो में संविधान, ज्योग्राफी और हिस्ट्री से तीनों को मिलाकर हमने एक सेशन बनाया है, जिसमें प्रीवियस क्वेश्चन लिए हैं और उसका संपूर्ण निचोड़ हमने लिया है प्रीवियस क्वेश्चन का। तो आप सभी के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि वीडियो को बीच में स्किप करके चले आएंगे तो आपके 60 में 60 अंक जो आने वाले हैं वो नहीं आ पाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप अंत तक बने रहेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं। आज का पहला प्रश्न है, इनमें से कौन बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक हैं? इनमें से कौन बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक हैं? सॉरी, यहाँ पर थे होना चाहिए। क्या होना चाहिए? थे। यानी कौन बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे? तो कौन थे वो? काशीराम, साहूजी महाराज, BR अम्बेडकर या ज्योतिबा फूले? तो बीएसपी के जो संस्थापक थे, बीएसपी पार्टी जो राजकीय पार्टी बन गई है आज, बीएसपी के जो संस्थापक थे उसके वो थे काशीराम। क्या थे? माननीय मान्यवर काशीराम जी बीएसपी के संस्थापक थे। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? जो 15वीं हमारी लोकसभा थी उसमें महिलाओं की जो भागीदारी थी वो कितने परसेंट थी, कितने प्रतिशत थी? तो वहाँ पर हम समझेंगे कि कितने प्रतिशत थी। तो महिलाओं की भागीदारी क्या थी? 10% थी। उस समय में क्या थी? महिलाओं की भागीदारी क्या थी? 10% थी। 15वीं लोकसभा कब हुई थी? 2014 के बाद। 2014 में हुई थी। क्या हुई थी? 2014 के बाद हमारी जो 15वीं लोकसभा हुई थी उसमें महिलाओं की जो भागीदारी थी वो की थी 10% थी, 10.68% थी। अगला प्रश्न है, भारत में कृषि क्षेत्र में महिलाओं की कुल भागीदारी कितनी थी? देखिए, भारत में जो कृषि के क्षेत्र में जो महिलाएं हैं उनमें उसकी भागीदारी कितनी है? तो उसमें उसकी भागीदारी 40% है या फिर 30%, 50% या 60%? तो सही आंसर की बात करेंगे, राइट आंसर इसमें हो जाएगा 40%। क्या हो जाएगा? 40%। भारत में कृषि के क्षेत्र में महिलाओं की कुल भागीदारी होती है 40%, क्योंकि महिला भी किसान के साथ भाग लेती है, इसलिए उसकी भागीदारी 40% मानी जाती है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म, वंश, जाति या जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव का निषेध किया गया है? तो कौन से संविधान में किसी प्रकार का भेदभाव करने का निषेध किया गया है? तो निवेश जो किया गया था वो कौन से अनुच्छेद में दिया है? अनुच्छेद 15 में, अनुच्छेद 19 में, अनुच्छेद 25 में या अनुच्छेद 27 में? तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 15 में। किसमें? अनुच्छेद 15 में हमारा जो धर्म, वंश, जाति या जन्म स्थान के बारे में उसका भेदभाव का निवेश दिया है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया? यानी स्वतंत्रता का जो मूल अधिकार है वो कौन से संविधान के अनुच्छेद में दिया गया था? तो अनुच्छेद 15 में, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21। तो अनुच्छेद 19 में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 19 में सभी नागरिकों के लिए स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया है। अगला प्रश्न देखिए, स्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? स्थायी जो कृषि हुई थी उससे कैसा प्रभाव संभव हुआ था? तो ज्ञानवादी, संपत्ति या फिर शांति या बहुमूल्य धातु? तो वहाँ पर स्थायी कृषि जब लोगों ने की थी, स्थायी जो कृषि की थी लोगों ने, लगातार जो कृषि की थी, तो उसे संपत्ति का क्या हुआ था? जमाव इकट्ठा हुआ था। संपत्ति लोगों के पास इकट्ठी हुई थी। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, उपन्यास को साहित्य का एक आधुनिक रूप माना जाता है क्योंकि? उपन्यास को साहित्य का एक आधुनिक रूप माना जाता है क्योंकि? ऑप्शन ए है, एक यांत्रिक आविष्कार, प्रिंटिंग प्रेस ने उपन्यास को जन्म दिया, मुद्रित पुस्तक ने इसे लोकप्रिय बना दिया, या ऑप्शन बी है, ये उन शहरों में लोकप्रिय था जो आधुनिक समय में फूल रहे थे। अगला ऑप्शन है, यह 18वीं शताब्दी से वास्तविक में लोकप्रिय हो गया, हालांकि पहली बार 17वीं शताब्दी से में प्रकाशित हुआ। बेहतर संचार ने उपन्यास को साहित्य का नया रूप दिया। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक यांत्रिक आविष्कार, प्रिंटिंग प्रेस ने उपन्यास को जन्म दिया था, मुद्रित पुस्तक ने इसे लोकप्रिय बना दिया। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, देश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो देश में सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो कहाँ होती है? वो होती है मानसराम में। किसमें होती है? मानसराम में होती है। मानसराम से पहले
कहाँ पर होती थी सबसे ज़्यादा वर्षा? सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती थी? सब मानेसराम से पहले तो कहाँ होती? चेरापूंजी में। किस में होती थी? चेरापूंजी में इससे पहले अधिक वर्षा होती थी। तो पहले चेरापूंजी का नाम लेते थे, लेकिन अब राइट आंसर है मानेसराम। क्या? देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर। अगला प्रश्न है, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का कौन सा स्थान है? भारत का ए ऑप्शन है 182वां स्थान, बी ऑप्शन है 100वां स्थान, सी ऑप्शन 150वां स्थान, डी ऑप्शन 133वां स्थान। तो प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता की दृष्टि से विश्व में भारत का 133वां स्थान है। 133वां स्थान है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए हमारा अगला प्रश्न है, एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्ग को क्या कहा जाता है? यानी यूरोप से एशिया को यूरोप से, किससे? यूरोप से और यूएसए से उत्तरी अमेरिका से जोड़ने वाले मार्ग को क्या कहा जाता है? एशियन मार्ग, सिल्क मार्ग, व्यापार मार्ग या फिर अफ्रीका मार्ग? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सिल्क मार्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिल्क मार्ग। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? यहाँ पर बात बनी कब शुरू हुआ था, ये भी दिए थे कब शुरू हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध 1905 में, 1907 में, 1912 में या फिर 1914 में, यानी 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन डी 1914। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत का प्राचीनतम भूस्थल बना? क्या? निम्न में से कौन भारत का प्राचीनतम भूस्थल है? तो हिमालय पर्वत, अरावली, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय क्षेत्र। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है, तो वो किस में पाया जाता? अंडमान और निकोबार में, लक्षद्वीप, हिमाचल प्रदेश या सिक्किम में। तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान और निकोबार में पाया था। अंडमान और निकोबार में पाया था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, ये दोबारा रिपीट हो गया तो इसका अंडमान निकोबार हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी इनमें से कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी डोडाबेटा, अनाईमुडी, महेंद्रगिरी या पारसनाथ। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन अनाईमुडी। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा अनाईमुडी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, माजुली दुनिया का सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप ये किस नदी में स्थित है? तो सिंधु नदी, सतलजो, ब्रह्मपुत्र या गंगा नदी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी में बसा हुआ है या स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा देश गोंडवाना भूभाग स्थल पर एक भाग है? निम्न में से कौन सा देश गोंडवाना भूभाग स्थल पर एक भाग है? पाकिस्तान, रूस, दक्षिण अफ्रीका या कनाडा। तो राइट आंसर की बात करेंगे, राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है, देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में ऐसे नागरिकों को वकील मुहैया कराने की जिम्मेदारी राज्य के ऊपर सौंपी गई जो अपनी गरीबी या किसी और कारण से वकील नहीं रख सकते? तो इसके लिए वकील को मुहैया कराने की जिम्मेदारी कौन से संविधान के अनुच्छेद में दी गई थी? तो अनुच्छेद वो था अनुच्छेद 39। क्या था? अनुच्छेद 39 का ए। अनुच्छेद 39 का ए में ऐसे नागरिकों को वकील मुहैया कराने की जिम्मेदारी दी गई थी, सौंपी गई थी जो अपनी गरीबी या किसी और कारण से वकील नहीं रख सकते थे, उसके लिए वकील सरकारी फ्री मिलता था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, अनुच्छेद 39 का ए। अगला प्रश्न है, देखिए, वनस्पति की वृद्धि किस पर निर्भर होती है? जो वनस्पतियां हमारी होती हैं उसकी वृद्धि किस पर निर्भर होती है? तो उसकी वृद्धि जो निर्भर होती है वो तापमान पर, वर्षा पर या हवा पर या दोनों, ए और बी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, यानी तापमान पर और वर्षा पर, यानी ऑप्शन ए और बी बिल्कुल राइट आंसर है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, थोड़ा बड़ा है ये वाले, ऐसे प्रश्न बहुत पूछते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न सीटेट की परीक्षा में अधिकतर ज़्यादा पूछे जाते हैं। उष्णकटिबंधीय घास के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है, कथन ए है, उष्णकटिबंधीय घास स्थल सिर्फ भूमध्य रेखा के उत्तर में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय घास आमतौर पर छोटी होती है। अफ्रीका का सवाना घास स्थल
उष्णकटिबंधीय घास स्थल का उदाहरण है। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं, कौन से कथन क्या है, असत्य हैं। यानी असत्य प्रश्न पूछा गया, क्या पूछा गया है, असत्य कथन पूछा गया। तो असत्य क्या है इसमें से, तो असत्य इसमें से क्या है, तो राइट आंसर देखेंगे इसमें। देखिए, उष्णकटिबंधीय घास स्थल सिर्फ भूमध्य रेखा के उत्तर में पाए जाते, तो सिर्फ क्या हो जाएगा, सिर्फ भूमध्य रेखा के उत्तर में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय घास आमतौर पर छोटी है, ये बात क्या है, बिल्कुल सही है। अफ्रीका का सवाना घास स्थल उष्णकटिबंधीय घास स्थल का उदाहरण है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ये दोनों बात क्या है, ये बात क्या है, गलत है, सॉरी। उष्णकटिबंधीय घास आमतौर पर छोटी होती है, यानी ये हमारी दोनों बातें क्या हैं, गलत हैं। इसलिए ऑप्शन 1 और 3 हो जाएगा, ऑप्शन 1 और 3 यानी डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ये बात क्या है, सही है, और ये दोनों बात क्या है, नेगेटिव है। दोबारा समझ लीजिए, उष्णकटिबंधीय घास स्थल सिर्फ भूमध्य रेखा के उत्तर में पाए जाते हैं, उत्तर में पाए जाते हैं, तो ये बात क्या है, असत्य है। क्या है, असत्य है। उष्णकटिबंधीय घास आमतौर पर छोटी होती है, ये बात सत्य है। अफ्रीका का सवाना स्थल घास स्थल उष्णकटिबंधीय घास स्थल का उदाहरण है, ये बात भी गलत है। तो इसलिए आप हमारा हो जाएगा 1 और 3, 1 और 3, 1 बार 3 हमारे राइट आंसर हो जाएंगे, इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में पाया जाता है। तो कौन सा पेड़ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में पाया जाता है, साल, सागौन, शीशम या ये सभी। तो ये तीनों प्रकार के वृक्ष क्या है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं, तो इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, फारसी भाषा में गोदाम को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो फारसी भाषा में गोदाम को निम्नलिखित भाषा में ओरांग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ओरांग। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिए, हवेलियों में किन लोगों को रहने का इंतजाम था। हवेलियों में जो हवेली बनी होती थी पहले, हवेली में किन लोगों को रहने का इंतजाम था। तो यहाँ पर गाड़ी बानू, तंबू लगाने वाले, मसालची, खातेदारों, क्लर्कों, घरेलू नौकर या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर सभी के लिए हवेलियों में रहने का इंतजाम था। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी यूरोपीय जाति व्यापार करने के लिए भारत आई थी। तो कौन सी यूरोपीय जाति व्यापार करने के लिए भारत आई थी। तो वो आई थी डच, पुर्तगाली, अंग्रेज या फिर उपरोक्त सभी। तो ये तीनों जातियाँ, यूरोप की तीनों जी जाति थी वो क्या थे, भारत आई थी। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नगरपालिका की योजना क्या थी। तो नगरपालिका की योजना क्या थी। 1931 ईस्वी की जनगणना से पता चलता है कि पुराने शहर में भीड़ भाड़ बहुत थी। प्रति एकड़ 90 लोग रहते थे। नई दिल्ली में प्रति एकड़ 3 लोग रहते थे। नई दिल्ली में प्रति एकड़ 3 लोग रहते थे, उपरोक्त सभी। तो ये बातें नगरपालिका की योजना क्या थी। तो ये सभी आंसर क्या है, बिल्कुल राइट है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, संसद द्वारा बनाए गए असंवैधानिक कानून को कौन निरस्त कर सकता है। देखिए, जो संसद द्वारा बनाए गए जो कानून हैं उनको कौन निरस्त कर सकता है। असंवैधानिक कानून जो भी हैं उनको कौन निरस्त कर सकता है। तो वो कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय। क्या कर सकता है, सर्वोच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट। अगला देखिए, घरेलू हिंसा रोकथाम व सुरक्षा कानून का मसौदा पहली बार कब तैयार हुआ था। तो पहली बार वो हुआ था 1997 में, 1998, 1999 या 2000। तो यहाँ पर वो हुआ था 1999 में, यानी 1999 में रोकथाम व सुरक्षा का कानून मसौदा में पहली बार तैयार हुआ था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में नस्ल, धर्म या राष्ट्रीयता के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव को गैर कानूनी घोषित कब कर दिया था। गैर कानूनी घोषित कर दिया था 1962 में, 1963, 1961 या 1964। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1964 में कानून घोषित कर दिया था। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, नाथी जर्मनी में कौन सी नस्ल सबसे बेहतर आंकी जाती है। तो यहाँ पर कौन सी नस्ल सबसे बेहतर आंकी जाती है, यहूदी, रूसी, नॉर्डिक आर्य या पोलिश। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नॉर्डिक आर्य। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, जर्मन संसद क्या कहलाती है। तो जर्मन संसद क्या कहलाती है, राइक,
ड्यूमा, गॉस्टेपो या रीस्टॉक? तो जर्मन संसद रीस्टॉक कहलाती है। क्या कहलाती है? रीस्टॉक। जर्मन संसद रीस्टॉक कहलाती है, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था, यानी कब से कब तक हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध? तो 1939 से 1945 तक, 1918 से 1939 तक, 1914 से 1918 तक, 1940 से 1945 तक। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1939 से कब तक हुआ था? 1945 तक। कब तक हुआ था? 1939 से 1945 तक। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हमारा पहला जो विश्व युद्ध हुआ था 1914 में शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1914 में। और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला था। अगला प्रश्न देखिए, अति मुद्रास्फीति क्या है? अति मुद्रास्फीति क्या है? मुद्रा का मूल्य तेजी से गिरना, मूल्य बढ़ोतरी, मुद्रा का मूल्य गिरना या मूल्य घटना? तो यहाँ पर अति मुद्रास्फीति का मतलब होता है मुद्रा का मूल्य जो है तेजी से गिरना। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, तेजी से गिरना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राजनीतिक संस्थाओं में से कौन सी संस्था देश के मौजूदा कानून में संशोधन कर सकती है? तो वो संसद कर सकती है। क्या कर सकती है? संसद। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, संसद। अगला प्रश्न है, देखिए निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है? तो गृह मंत्रालय का सचिव, जिलाधीश, पुलिस महानिदेशक या गृह मंत्री? तो राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है गृह मंत्री। कौन होता है? गृह मंत्री होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहते हैं? भारतीय संसद के ऊपरी सदन को राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा या उपरोक्त सभी? तो भारतीय संसद के ऊपरी सदन को हम कहते हैं राज्यसभा। क्या कहते हैं? राज्यसभा कहते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों ये रहे हमारे छोटे छोटे महत्वपूर्ण प्रश्न जो एसएसटी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए अच्छा लगा होगा और सभी प्रश्न समझ आए होंगे। तो एसएसटी के बहुत ही इंपॉर्टेंट सीटेट परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं। इन प्रश्न को आप देखिए और याद कीजिए। क्या कीजिए? याद कीजिए और सीटेट परीक्षा के लिए तैयारी कीजिए। दोस्तों मैंने ऐसे पहले भी कई सारे वीडियोज़ बना चुके हैं, उन सभी का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सीटेट प्लेलिस्ट के नाम से। उस पर जाकर जरूर वीडियोस देखें और हमारा टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उसको जाकर ज्वाइन कर लें। मैं जो भी वीडियोस बनाता हूं उसका लिंक उसको टेलीग्राम पर सेंड कर देता हूं। दोस्तों थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।